बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और जिन लोगों का प्रीलिम्स निकला है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेंस के लिए वो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मेंस के लिए, जिन बातों को मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया है और बहुत सारे टॉपर्स लोग ऐसा कहते हैं। उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष आप उपस्थित हुआ हूँ। कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे नंबर बूस्ट होते हैं, जिससे हम मेंस में और भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो सारी बातों को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात जो है, जो संजीवनी की तरह काम करेगी, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में जो गैप होता है वो रिवीजन और प्रैक्टिस का होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्तर लिख सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्तर लिखिए। जैसे जीएस पेपर 1 में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चंस को मिला के आप 60-70 सवाल सिलेक्ट हो गए आपके। उन्हीं 60-70 सवालों पर आप अपना बेस्ट दीजिए, और जो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा वही आपके लिए रिवीजन नोट्स है। ऐसे ही पेपर 2 में, ऐसे ही पेपर 3 में, ऐसे पेपर 4 में, ऐसे ही पेपर 5-6 में। ठीक है, पेपर 5 और 6 में आप मान के चलिए आप 50-60 सवाल का बना लीजिए। निबंध आप 25-30 बना लीजिए। जनरल हिंदी के आप ऐसे ही 10-20 मॉक ले आइए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कुल मिला के जो 8 पेपर होते हैं, उन 8 पेपर्स में जो सवाल आते हैं, उन सवालों पर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए हितकर होगा। और अभी इस समय गेम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। और कोशिश करिए कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से जो इवेल्युएशन होता है उसका लाभ तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ आपको परीक्षा का माहौल मिलता है। और जब परीक्षा का माहौल मिलता है, तो उससे आप अपने आप को और बेटर बना पाते हैं। और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप परीक्षा हाल में जाते हैं, तो उन चैलेंजेस से आप पहले ही उबर जाते हैं, उसका सलूशन आप पहले ही खोज लेते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि भाई किन बातों का ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि एक गलतफहमी बैठ जाती है कि हम अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते हैं, यानी हम बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे, ऐसी एक गलतफहमी हमारे अंदर आ जाती है। तो इस गलतफहमी को पहले ही अपने मन से हटा देना है। इसलिए हटा देना है भाई, क्योंकि इस गलतफहमी को लेकर अगर हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमसे गलतियां होंगी। ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि बोलकर जब हम उत्तर देते हैं, जब किसी को हम बोलकर जवाब देते हैं, तो बहुत हम कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत सहज महसूस करते हैं। लेकिन वही जब क्या होता है, जब लिख कर देना है तो हम उतना सहज नहीं महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि हमने लिख के जवाब नहीं दिए हैं। हमने अपने जीवन में जितने जवाब बोलकर दिए हैं, उतने जवाब हमने लिख कर नहीं दिए हैं। इसलिए हम अनकंफर्ट फील करते हैं। तो उसका एक ही उपाय है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न पूछा जाए वही उत्तर देना है, यानी प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंग ही रहना है। जनरली ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जितना हमको आता है हम सब लिख के चले आते हैं। जैसे एकेडमिक एग्जाम में होता था ना कि जो पढ़ के जाते थे वो जरूर लिख के आते थे, चाहे आया हो चाहे ना आया हो। ये परीक्षा कोई गाइड बुक आधारित परीक्षा तो है नहीं कि जैसे एकेडमिक एग्जाम में होता है कि गाइड बुक एक आती है, उसको पढ़ने के बाद आदमी जाता है और पेज भर के चला आता है। ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ऐसे में जो प्रश्न की डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही रहना है। न्यूज़ डिबेट आप देखते हैं ना, न्यूज़ डिबेट में क्या होता है कि जो पूछा जाता है वो नहीं बताते हैं। प्रवक्ता घुमाते रहते हैं ऐसे गोल 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 जलेबी की तरह। ऐसा घुमाना नहीं है यहाँ, पेज भरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, घुमाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है आपको। यहाँ प्रभावित करने वाला कोई खेल नहीं है कि एग्जामिनर को आपको प्रभावित करना है ज़्यादा लिख के। या किसी भी सवाल में जैसे मूल्यांकन करने के लिए कहा गया, तो मूल्यांकन करने के लिए कहा गया तभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट को रखेंगे ना। अगर डायरेक्ट कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, चर्चा करने की बात की गई है, तो वहां आप निगेटिव एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, ये आ भी चुका है सवाल कि न्यायिक सक्रियता क्या है और उसके क्या दोष है। तो अगर दोष पूछा जाए तो दोष ही लिखना है वहां पर। वहां पर उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं लिखना है, यानी उसका मेरिट वहां पर नहीं लिखना है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यानी जो डिमांड है, प्रश्न की जो डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना है। ठीक है। अगली बात, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और फॉर्मेटिंग पहले कर लेनी है। ये बात आप जानते भी होंगे, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। उसके जो टेल वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उसको देखिए कि क्या कह रहा है। समालोचनात्मक टिप्पणी कह रहा है, टिप्पणी कह रहा है, आलोचना कह रहा है, समालोचना कह रहा है, रिव्यू कह रहा है, विश्लेषण कह रहा है। उसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। और पहले से फॉर्मेट आप बना लीजिए, है ना, अपनी रफ कॉपी में कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या ड्रॉ करना है, मेन बॉडी में क्या ड्रॉ करना है और कंक्लूजन में क्या ड्रॉ करना है। ये हमें पहले से बना लेना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले लिखना शुरू कर देते हैं, फिर नट बोल्ट ऐसे ऐसे खोलते हैं बीच बीच में कि अब याद आ जाए, अब याद आ जाए। ठीक है।
तो ऐसा नहीं करना है, पहले से अगर आप बनाए रखेंगे तो आप फ्लो में लिखेंगे तो उससे टाइम बचता है। क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन आपको 125 वर्ड के करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको 200 वर्ड के करने हैं, समय आपके पास कम है, पूरा सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि छोड़ के नहीं आना है ना, करना है, छोड़ के नहीं आना है। तो भाई अच्छे से पढ़ना है और पहले से ही उसका फॉर्मेट बना लेना है, पहले से ही उसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद अब जैसे इन तीनों में क्या क्या हम बेस्ट स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, तो प्रश्न के 3 चरण होते हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, एक आपका मेन बॉडी होता है और एक आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन में आप इस बात का ध्यान रखें कि शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट के बाहर इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी इंट्रोडक्शन में ही सारा सब कुछ लिख देता है, नहीं। अगर मान लीजिए 125 वर्ड का सवाल है तो आप 20 to 25 वर्ड इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 वर्ड लिख रहे हैं, दिक्कत है। अगर आपका 200 वर्ड का सवाल है तो ऐसे में 35-40 वर्ड आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 60-70 वर्ड लिख रहे हैं तब दिक्कत है। तो यहाँ शब्द सीमा में ध्यान रखना है और पहले दिन से इस बात का ध्यान रखना होता है। और दूसरी बात, इंट्रोडक्शन मीन्स ओनली इंट्रोडक्शन। अगर किसी को मुझे अगर आपको बताना है विपुल त्रिपाठी का मूल्यांकन करें, तो आप बताएंगे विपुल त्रिपाठी कौन है। विपुल त्रिपाठी एक शिक्षक हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। ठीक है। दुनिया भर की और बातें तो नहीं लिखेंगे ना, इतना ही बताएंगे ना जितने से मैं इंट्रोड्यूस हो जाऊं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है जितने से पर्टिकुलर पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाए। इंट्रोडक्शन में डेटा फैक्ट वगैरह डालना उचित होता है, आर्टिकल वगैरह अगर पॉलिटी से रिलेटेड है तो डालना उचित होता है, लेकिन बहुत एक्सेसिव नहीं करना होता है। इंट्रोडक्शन की एक सबसे विशेष बात ये होती है, जैसे किसी चीज़ को आप डिफाइन करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस लिख देने से वो और प्रभावशाली हो जाता है ना। जैसे आपने जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन किया तो उसका आपने एक सिग्निफिकेंस डाल दिया कि ये इक्वल जस्टिस को इंश्योर करता है, समान न्याय को सुनिश्चित करता है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इंट्रोडक्शन में अगर आप लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन और इफेक्टिव हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है, तो इस बात का ध्यान अपने को रखना होता है। मेन बॉडी में 2 पॉइंट है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पॉइंटर या पैरा। तो जनरली पॉइंटर बना के लिखना ज़्यादा सही माना जाता है, लेकिन पैरा की आवश्यकता कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पॉइंटर्स नहीं होते हैं, जहाँ हमारे लिए पैरा बनाना जरूरी हो जाता है, तो वहाँ बनाइए, वहाँ परेशान होने की जरूरत है, वहाँ जबरदस्ती पॉइंटर मत बना दीजिए। ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ के पॉइंट्स हमें नहीं पता होते हैं, कुछ ऐसा सवाल आ गया जिसके पॉइंट्स हमें नहीं पता है, हमें याद ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हम पैरा बना के अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। जब चीज़ें हमें नहीं पता है तब भी हम पैरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली पॉइंटर वाइज लिखना, फ्लो चार्ट वाइज लिखना ही जरूरी होता है। अब मेन बॉडी में फ्लो चार्ट बनाना, तो फ्लो चार्ट आप खूब बनाइए, लेकिन बहुत लोग कुछ क्या करते हैं, पूरी कॉपी फ्लो चार्ट से भर देते हैं। नहीं, एक्सेसिव नहीं करना है, संतुलन बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है कि फ्लो चार्ट हमें उतना ही देना है जितने से ठीक लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अब पता चला 4 फ्लो चार्ट आप बना दे रहे हैं। और जिन सवालों में फ्लो चार्ट की नीड है उन्हीं सवालों में फ्लो चार्ट बनना है, जिन सवालों में नहीं नीड है, प्रैक्टिस के दौरान आपको इस बात का पता चलता होगा कि इस सवाल में फ्लो चार्ट की नीड है और इस सवाल में फ्लो चार्ट की नीड नहीं है। जहां नीड नहीं है वहां फ्लो चार्ट नहीं देना है, पता चला पूरी कॉपी अब फ्लो चार्ट से भरी हुई है। राइट। कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन ही इस बात को दिखाता है कि आप कितना अच्छे अधिकारी हैं, है ना। क्योंकि कंक्लूजन से ही तय होता है कि आपके अंदर कैसा अप्रोच है, बैलेंस है, कहीं आप जजमेंटल तो नहीं है, कहीं आप बायस तो नहीं है, कहीं आप पक्षपाती तो नहीं है। कंक्लूजन में कभी कभी होता है आप सरकार को सलाह देते देते डांटने लगते हैं, ठीक है, सरकार को आदेश देने लगते हैं, तो सरकार को ऑर्डर भी नहीं करना है। आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन के अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपका अप्रोच एकदम बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है या नहीं, आप संतुलित हैं या नहीं, ये यहीं से चेक होता है, निष्कर्ष से ही चेक होता है। तो निष्कर्ष में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि संतुलित निष्कर्ष लिखें, डांटने का प्रयास न करें, आदेश देने का प्रयास न करें। ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है। कंक्लूजन में आगे, भाषा चयन। तो देखो एक बात है, लैंग्वेज सिलेक्शन में जनरली अक्सर होता है कि लैंग्वेज जब हम सेलेक्ट करते हैं, भाषा का चयन जब हम करते हैं कि अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम में, तो एक डर होता है कि अंग्रेजी मीडियम वालों को ज़्यादा नंबर मिलता है, हिंदी मीडियम वालों को कम नंबर मिलता है। तो अब इस वजह से हम तैयारी तो नहीं छोड़ सकते, इस वजह से हम अच्छा लिखना तो नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं हो सकता है 10-20% मैं इस बात को स्वीकार भी कर लूँ, क्योंकि जनरली ऐसे आरोप लगते हैं और कभी कभी आरोप सही भी पाए जाते हैं। तो देखो, स्टेट सिविल सर्विसेज में अगर हम देखा जाए तो स्टेट सिविल सर्विसेज में अभी भी हिंदी का बोलबाला है, और यहाँ मैं बात स्टेट सिविल सर्विसेज की ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो राज्य सिविल सेवा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने मन से निकालिए लैंग्वेज सिलेक्शन वाला, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप लिखिए। अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है और अंग्रेजी में आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं 3 महीने में हम पारंगत हो जाएंगे, तो मुश्किल है ना। तो जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें लिखें।
जो भी आंसर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिव्यू होना, उसका इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है, और ढंग के आदमी के द्वारा इवेल्युएशन होना चाहिए। अगर आप आंसर लिख रहे हैं, लिखने के बाद उसका इवेल्युएशन नहीं ढंग से हो रहा है, तो फिर फायदा क्या? अगर सही से आपकी कॉपी इवेल्युएट होगी और आपको फीडबैक मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन देखेंगे, सुधारेंगे आप अपने आप को। आप अपने आप को सुधार पाएंगे ना उसी के अकॉर्डिंग। और पता चला कि सही इवेल्युएशन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे सुधार पाएंगे? तो आप कॉपी चेक करने के लिए जहां भी भेज रहे हैं, इस बात का पहले सुनिश्चित करें कि सही इवेल्युएशन हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात ये सुनिश्चित करें कि इवेल्युएशन हो, चाहे आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अभ्यास के लिए प्रश्नों का चयन जो आप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जीएस पेपर 1 के लिए आपको 70 प्रश्न चयन कर लेना चाहिए, उसी पर बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू को शामिल कर लीजिए, इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आप इसमें शामिल ही करिए, साथ ही साथ कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी आप इसमें क्या कर लीजिए, शामिल कर लीजिए। अगर आप ये दोनों इसमें शामिल कर लेंगे, पीवाईक्यू शामिल कर लेंगे, मॉडल क्वेश्चन शामिल कर लेंगे, तो क्या होगा, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के आपने 50 सवालों पर प्रैक्टिस की, तो 50 सवालों पर पॉलिटी के पूरे सिलेबस में अगर आप 50 सवाल पे 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लिए, ढंग से कर लिए, तो काम हो जाएगा। ऐसे सारे विषय में आपने अगर ढंग से प्रैक्टिस कर ली, तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो जरूरी हैं, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मेरे भाई, फैक्ट, डेटा, इंडेक्स, देखो इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है भुखमरी से रिलेटेड कोई सवाल किया, और आपने हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में क्या था, इंडिया का कौन सा स्थान था, ये आपने डाला, बहुत अच्छी बात है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ डेटा का प्रयोग करना, आर्टिकल का प्रयोग करना, फैक्ट का प्रयोग करना, इंडेक्स का प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपके आंसर को और इफेक्टिव बनाता है, ये आपके आंसर को और प्रभावशाली बनाता है, लेकिन एक्सेसिव नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा भी उसका प्रयोग नहीं करना है। कीवर्ड्स, ठीक है, तो कीवर्ड्स पर आपको ध्यान देना है कि भाई, जैसे अगर मूल्यांकन की बात की जा रही है तो पॉजिटिव निगेटिव लिखना है, रिव्यू की बात की जा रही है तो निगेटिव पॉइंट्स पे चर्चा होगी, विश्लेषण की बात की जा रही है तो निगेटिव एक्सपेक्ट पर बातचीत होगी, लेकिन व्याख्या में नहीं होगी, नोट लिखने में नहीं होगी, राइट। तो इसलिए कीवर्ड्स पर फोकस्ड रहें, कीवर्ड्स की जो डिमांड है उसी की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर ड्रॉ करना है, डिमांड से बाहर आपको नहीं जाना है। जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर ड्रा करना है आपको, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं आपको अंतिम में यही बात कहूंगा कि भाई, सब में जैसे पेपर वाइज आप तैयारी करें, जीएस पेपर 1 में आप सिलेक्ट कर लीजिए 80 सवाल, अब इसी 80 सवाल पे आप बम्पर प्रैक्टिस करिए, और जो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा वही आपके रिवीजन नोट्स है। ऐसे ही हर पेपर में आप सिलेक्ट करना है आपको। कहाँ से सवाल आएंगे, जो पीवाईक्यू हैं, जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं, उन्हीं से आपको कंपाइल कर लेना है कि हर टॉपिक के 2 2 3 3 सवाल उसमें आ जाए, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। ऐसे ही कंपाइल करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने समझा होगा जो मैंने आपको बताया। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ एक आलेखन बैच है, बहुत पॉपुलर बैच है ये, बहुत सारे लोगों ने इसमें एनरोल किया है। इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पॉलिटी अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है, पॉलिटी में अभी 7 8 लेक्चर ही हुए हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, कि जैसे मैं रोज जाता हूँ और 2 3 सवाल डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सारे हमारे बेहतर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपने अपने फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। मैं इस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मेरा उद्देश्य ये है इस बैच में कि मैं 50 सवाल पॉलिटी का आपको डिस्कस करूँ। इंट्रोडक्शन कैसे ड्रॉ होगा, मेन बॉडी क्या कैसे ड्रॉ होगी, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ होगी, और वो 50 सवाल उन सभी टॉपिक से रिलेटेड हों जो सिलेबस का पार्ट है। मैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो अभी 5 से 7 लेक्चर मेरे हुए हैं, और ये बैच में बहुत सारे इनरोलमेंट हैं। और इस बैच का जो क्लोजिंग डेट है वो है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को ये बैच क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप मेंस का डेडिकेटेड बैच, ये बैच उन्हीं के लिए है जिन्होंने पढ़ा है, जिनका बेसिक ठीक है, उनके लिए नहीं है जो बिगिनर हैं। जिन्होंने पढ़ा है, जिनका बेसिक ठीक है, मेंस की बातें जब कोई टीचर समझाएगा तो जिनको समझ में आएगा, ठीक है, उनके लिए ये बैच है। क्योंकि यहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेटेड बैच है। तो ये बैच 12 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, ठीक है। माफ कीजिएगा, नवंबर अगर निकला हो तो 12 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है। 12 दिसंबर से पहले अगर आप चाहें तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाला मेंस का आलेखन बैच है, जो पीसीएस मेंस के कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। अब कंप्लीट सिलेबस को कवर करने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस उसमें पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट सिलेबस पर आंसर राइटिंग कराई जा रही है।
कंप्लीट सिलेबस के मेंस अप्रोच को डिस्कस किया जा रहा है, कंप्लीट सिलेबस के मेंस पार्ट को डिस्कस किया जा रहा है, कैसे आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो 12 दिसंबर से पहले आपको इनरोल होना होगा, और इनरोल होने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर स्टडी आई क्यू पर। स्टडी आई क्यू पर आप जाइए, इस तरह से आप गए स्टडी आई क्यू पर। यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जब आप स्टडी आई क्यू में जाते हैं तो अलग अलग, ठीक है, इस तरह का एक पेज ओपन होके आएगा। जैसे देखो यहाँ एक पेज ओपन होके आया है, ठीक है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, है ना। यहाँ देखो यूपीएससी ऑप्शनल, हिंदी इंग्लिश, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस। तो आप प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हैं? आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करिए, स्टेट पीसीएस क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मोबाइल में भी आप देख लीजिएगा कि कहाँ लिखा हुआ है स्टेट पीसीएस। जहाँ स्टेट पीसीएस लिखा हो वहाँ आपको क्लिक करना है। अब स्टेट पीसीएस पर आपने क्लिक किया, आपके साथ मैं भी क्लिक कर रहा हूँ, देखो। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आप ढूंढिए कहाँ है उत्तर प्रदेश। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश पे आपने क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश में आपने क्लिक कर दिया, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी बैचेज हैं आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ देखो ये आलेखन बैच आपको दिख रहा है, ठीक है। एडमिशन इसमें 12 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। ये यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम बैच है। दो बैच है, एक बैच पहले आ चुका था, ये दूसरा बैच है जो अभी रनिंग है, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो इस बैच पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से ऐसे एक बॉक्स बन के आएगा। ठीक है, यहाँ फीचर्स दिए गए हैं, इसको डाउनलोड करके आप सारे के सारे फीचर देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें देखो 300 प्लस प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है, यानी 300 प्लस क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया जा रहा है, मॉडल क्वेश्चंस को भी शामिल किया जा रहा है, और कैसे आप हाई स्कोर गेन कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक, अब इसमें बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे नंबर मांगेगा, आप नंबर एंटर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर एंटर किया अपना। अब आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करेंगे तो आपको पेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ओटीपी इंटर करके दिखाता हूँ। आपने ओटीपी इंटर किया, ये बाई नाउ का ऑप्शन आ गया। अब इसमें बाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कोड लगाने का ऑप्शन आता है। पहले ही कुछ कोड लगे हुए रहते हैं, लेकिन मेरा यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फैकल्टी कोड लगाइएगा। जब आप फैकल्टी कोड लगाते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। जैसे मेरा कोड है वी एल लाइव, ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, फ़ोन में जब आप देखेंगे तो उसमें कूपन कोड ढूंढ लीजिएगा, उसमें नीचे साइड इधर साइड आता है कूपन कोड, ढूंढिएगा कहाँ आ रहा है कूपन कोड। कूपन कोड पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वी एल लाइव, ये कूपन कूपन कोड आपने लगाया, अप्लाई किया, देखो 2000 का डिस्काउंट, यानी 5,998 रुपये में पूरा मेंस पढ़ने को मिल रहा है। पूरा साल भर में आप देखो तो मोमोज खा जाते हो इतने का। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट मेंस पढ़ने को आपको मिल रहा है, कितने में, 5,998 रुपये में पूरा का पूरा कंप्लीट। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। जो नंबर है हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू का, उस पर कॉल करेंगे जब आप, तो सेल टीम आपको क्या करती है, कनेक्ट करती है, और आपके सारे के सारे सवालों का जवाब देती है। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है देखो, ठीक है, 9289996923। इस नंबर पे कॉल करके आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम, मुझे, मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी। ये सर्च करके आप मेरे भी टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे भी इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको बातें बताई। तो इस तरह से एनरोल करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, और आई होप आप सभी मेंस की तैयारी बेहतर करें और सिलेक्ट हों, इंटरव्यू के लिए कॉल आए वहाँ भी सिलेक्ट हों, और देश समाज के विकास का माध्यम बने। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।